हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई की एक विशाल बिल्डिंग के ड्राइंग रूम का नज़ारा किसी भी आम ड्राइंग रूम जैसा ही था। शाम के 8 बज चुके थे और सुजाता किसी आम पत्नी की तरह टीवी पर डेली सोप देखते हुए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी 7 साल की बेटी डिम्पी दौड़ती हुई आई और एक मैगज़ीन दिखाते हुए कहने लगी, मम्मा मम्मा मम्मा। सुजाता ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देते हुए कहा, हाँ डिम्पू बोलो, क्या बात है। 5 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा सीरियल बस ख़त्म होने वाला है। डिम्पी ने भी माँ की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी बात को आगे कहना शुरू किया। माँ, यह सेक्स एजुकेशन क्या होता है। इस बार सुजाता बुरी तरह झेंप गई। डिम्पी ने नया नया पढ़ना शुरू किया था। सुजाता ने तुरंत डिम्पी के हाथ से वह मैगजीन छीन ली। किस तरह के बेहुदा सवाल पूछ रही हो। आगे से इस तरह की गंदी मैगजीन को हाथ मत लगाना, समझी। डिम्पी को डांटते हुए वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। पता नहीं आजकल हर जगह इस तरह की उल-जुलूल बातें लिखी होती हैं। इसका समाज पर, बच्चों पर क्या असर होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। माँ से जवाब ना पाकर डिम्पी फिर अपने सवाल पर आ गई। माँ, आपने बताया नहीं ये सेक्स क्या होता है। इस बार सुजाता खींच गई। अब अगर एक बार भी तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनाई दिया तो बहुत मार पड़ेगी। कोई मतलब नहीं होता इसका। डिम्पी छोटा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने अपनी माँ से ऐसा क्या पूछ लिया जिससे माँ इतनी बिगड़ गई। पर क्या वाकई किसी सामान्य माँ की तरह सुजाता अपनी बेटी के मुंह से यह शब्द सुनकर बौखला गई थी या कुछ और ही थी। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ सही तौर पर सामान्य लगती है उसकी गहराई में बहुत बड़ा तूफान पल रहा होता है, और उस तूफान की लकीरें आज सुजाता के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। रात को खाना खाने के बाद सारा घर सो चुका था, पर सुजाता पता नहीं अपनी कौन सी यादों को नाखून से खरोंच रही थी। अतीत की ऐसी कौन सी चादर थी जिसे वह अपने शरीर से उतारकर फेंक देना चाहती थी। पता नहीं ऐसा कौन सा एहसास था जिससे उसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी जल रही थी। वह बार बार अपनी सोई हुई बेटी को देखती और उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगती, जैसे वह अपनी बेटी की जगह खुद के बचपन को सोता देख रही हो। अपने बचपन की मासूमियत देखकर कभी उसके होठों पर मुस्कान आती तो कभी खुद के लिए करुणा। धीरे धीरे रात बीतने लगी और सुजाता के अतीत की यादें भी। सुबह जब वह उठी तो आंखें और मन दोनों ही बोझिल थे, पर रोजमर्रा के कामों में वह कब फिर से एक आम गृहिणी बन गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार किया, बेटी को स्कूल छोड़ा, घर के तमाम काम करते हुए एक बार फिर वह अपनी सुखी दुनिया में खो गई। सुजाता की जिंदगी पिछले कई सालों से इस तरह चल रही थी और शायद आगे भी चलती रहती अगर आज वह फ़ोन ने आया होता। दोपहर करीब 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल पर नंबर माँ का था। सुजाता ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर माँ ने बड़ी ही घबराई हुई आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम्हें शायद फ़ोन नहीं करती, पर यह मामला ज़रा गंभीर है। बात यह है कि माँ हिचकिचाने लगी। सुजाता ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कहो ना माँ, क्या हुआ। आप और पापा ठीक तो है ना। क्या आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। क्या आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है। जल्दी बताइए माँ, मेरा जी घबरा रहा है। सुजाता के मन का घोड़ा उन कुछ पलों में न जाने कितनी अनहोनी घटनाओं के चक्कर काट गया। इतने सालों में माँ ने कभी इतनी तकल्लुफ़ से बात नहीं की थी। फिर माँ ने कंपकपाती आवाज़ में कहना शुरू किया और सुजाता सुनती रही। माँ ने कहा, सुजाता बेटा, वो तुम्हारे ताया जी बहुत बीमार हैं। बस यूँ समझ लो कि तुम में जान अटकी हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे तुमसे यह बात कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर बेटा मैं और पापा चाहते हैं कि तुम एक बार आकर उनसे मिल लो। वो तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए हैं। सुजाता, मुझे लगता है उन्हें बीती बातों का पछतावा है। तुम भी पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम आओगी ना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सुजाता ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन रख दिया, या शायद उसके हाथ से फ़ोन कब गिरा उसे पता ही नहीं चला। ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी आंखों के सामने से उसका बचपन कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। कितना दर्द भरा था, कितना सहमा सहमा था उसका बचपन।
फ़ोन रख कर सुजाता हॉल में गई जहां उसकी बेटी पैर फैलाकर टीवी देख रही थी। सुजाता ने उससे कहा, डिम्पी ठीक से बैठो, इस तरह फैलकर मत बैठो। डिम्पी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, माँ मैं फैलकर क्यों नहीं बैठूं? सुजाता ने उतनी ही बेरुखी से कहा, क्योंकि ऐसे नहीं बैठा जाता है, क्योंकि यह तरीका नहीं है बैठने का, क्योंकि लड़कियां ऐसे नहीं बैठा करती। सुजाता ने ऐसा कहते हुए बड़ी खीर से डाइनिंग टेबल पर रखा गिलास उठाया और उसमें पानी भरा ही था कि डिम्पी ने फिर से कहा, माँ पर लड़कियां ऐसे क्यों नहीं बैठती? सुजाता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शायद उसके गुस्से का यह लाल रंग उसके काले अतीत के कारण ही था, जिसके जख्म आज भी हरे हो गए थे। अब सुजाता के सब्र के सारे बांध टूट गए और वह रुआन से गले से कहने लगी, मुझे नहीं पता कि लड़कियां ऐसे क्यों नहीं बैठती, मुझे नहीं पता कि छोटी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रोका जा सकता है, मैं तो बस तुझे बचाना चाहती हूँ मेरी बच्ची। इतना कहकर सुजाता ने डिम्पी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। डिम्पी यह सब समझने में असमर्थ थी। वह अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करके अपनी माँ के दुख को समझने की कोशिश कर रही थी। सुजाता ने मौके की नजाकत को भांपते हुए डिम्पी से कहा, ओके यह सब छोड़ो, चलो तैयारी करो, हम दोनों नानी के घर जा रहे हैं। बालमन बड़ा ही सरल और सुलभ होता है। डिम्पी थोड़ी देर पहले घटी घटना को भूलकर खुशी से चीखती चिल्लाती अपने कमरे में चली गई। वहां जाने का निर्णय सुजाता ने क्यों लिया वह खुद भी नहीं जानती। शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों में सुजाता ने एक बार भी अपने मायके का रुख नहीं किया था। जब भी माता पिता को उसकी याद आती वे खुद ही उससे मिलने आ जाते थे। 2 दिन बाद ही सुजाता को उसके पति ने ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन ने आगे की तरफ जैसे ही बढ़ना शुरू किया, सुजाता समय के साथ पीछे की ओर दौड़ लगाने लगी। सुजाता को अपने घर की वह चौखट याद आने लगी जिसके बाहर शाम 7 बजे के बाद लड़कियों का पैर रखना भी मना था। दादी अक्सर कहती, अंधेरा होने के बाद अच्छे घरों की लड़कियां बाहर नहीं जाती। पर क्यों नहीं जाती ये न कभी मैंने दादी से पूछा और न ही कभी दादी ने बताया। दादी अंधेरे की जिस बुरी दुनिया से मुझे बचाना चाहती थी, उन्हें नहीं पता था कि वह दुनिया तो उस चौखट के अंदर ही बसती है। सुजाता अपनी गोद में सोई हुई डिम्पी के बालों को सहला रही थी। वह अपने बरसों पुराने मवाद को किसी के सामने खुलकर रखना चाहती थी। फिर उसने अपने पर्स में से डायरी और पेन निकाली और इतने वर्षों की अपनी पीड़ा को स्याही के रंग में रंगना शुरू किया। ताया जी, जिन्हें मैं अपने पापा से भी ज़्यादा प्यार करती थी, जिन्होंने मेरा जन्म मेरा बचपन बहुत करीब से देखा था, मुझे हर जगह घुमाने स्कूल छोड़ने वही आते थे, मुझे चॉकलेट दिलाते, रंग बिरंगे गुब्बारे भी दिलाते थे। मेरे बचपन के 6 साल उनके साथ बहुत अच्छे बीते। बस मेरी यादों में मेरा बचपन 6 साल का ही था। उसके बाद जो कुछ भी था वह सिर्फ नर्क से कम नहीं था। मैं बड़ों की सारी नसीहतें मानती, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, कोई आए तो उनके सामने मत आओ, लड़कों से बात मत करो, जोर से बात मत करो, जोर से हंसो मत। मेरा घर किसी आम घर की तरह था। मेरी माँ हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती, पापा काम पर जाते और ताया जी घर और बाहर दोनों संभालते, इसीलिए वे अक्सर घर पर ही रहते। मेरी यादें आज भी इतनी ताज़ा हैं मानो कल ही वह दिन गुजरा हो। जिस दिन से मेरे लिए यह सब कुछ भयावह हो गया, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मैं सिर्फ 6 साल की थी, रोज की तरह खेल कर लौटी थी। उस दिन मेरे घुटने में चोट लगी थी। मैं रोते हुए घर आई, माँ रसोई में थी, इसलिए ताया जी ने मुझे गोद में उठा लिया और कहने लगे, हमारी गुड़िया रानी गिर गई, कोई बात नहीं, ताया जी अपनी मरहम पट्टी कर देंगे, फिर आपका दर्द कम हो जाएगा। ऐसा कहते हुए ताया जी मुझे ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगे। दादी वहीं आंगन में बैठी थी, पर उन्होंने रोकने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्हें लगा मैं सबसे सुरक्षित हाथों में हूँ। ताया जी ने मुझे अपने बिस्तर पर बिठाया, पुचकारा, पीठ पर लाड से हाथ भी फिराया। उनके इस लाड प्यार की मुझे आदत थी, पर उसके बाद जो हुआ उसकी आदत मुझे नहीं थी। वे घुटने पर दवाई लगाते हुए कहने लगे, अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब आपको अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने अपना हाथ ऊपर की ओर खिसकाना शुरू किया। यह सब क्या हो रहा है यह समझने में पूरी तरह असमर्थ थी, पर वह छुअन और उसका एहसास बहुत गंदा था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। वह छुअन इतनी अस्वाभाविक थी कि मैं बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गई,
पर किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मैं सब भूल गई। 6 साल की उम्र की बेफिक्री एक बार फिर मुझ में आ गई। मैंने फिर ताया जी के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब ताया जी मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने कार एक सुनसान रास्ते पर यह कहकर रोक दी कि उनसे यहाँ कोई मिलने आने वाला है। उन्होंने मुझे चॉकलेट दी और फिर से अपने हाथ से मेरे घुटनों के ऊपर सहलाने लगी। मैं घबरा गई कि यह अचानक ताया जी को क्या हो जाता है। मेरे हाथ से उनकी दी चॉकलेट गिर गई। मैं रोने लगी, पर वे नहीं रुके। उन्होंने मेरे शरीर पर ऊपर नीचे हर जगह हाथ लगाया। उनके चेहरे पर अजीब सा आनंद था जिसे समझने में मैं असमर्थ थी। उस दिन के बाद से उनकी रही सही झिझक और डर भी जाता रहा। आए दिन मुझे अकेला देखकर वे यही घिनौनी हरकतें करते चले आते और मैं अपने ही घर में खुद के लिए एक सुरक्षित कोना तलाशती रह जाती। रात को सोते समय मैं अपनी गुड़िया को कस कर पकड़ कर सोती। रात भर मेरी नज़र दरवाजे पर रहती कि कहीं ताया जी न आ जाएं। मेरी दादी की सुनाई परियों की कहानी के राक्षस मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे शारीरिक पीड़ा तो हो ही रही थी, पर मानसिक तौर पर क्या हो रहा था उसे बयां कर पाना मुश्किल था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि जो पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ वह वास्तविकता में एक जघन्य अपराध है। उसे समाज में शारीरिक शोषण कहा जाता है। मुझे अपने शरीर पर किसी के भी स्पर्श से घिन होने लगी थी। मैं बार बार नहाती, बार बार साबुन से अपने हाथ धोती, फिर भी वह एहसास न धुलता। मेरे अपराधी को समाज और परिवार में इज्जत पाता देख, सबके साथ हंसता खेलता देख मेरा खून खोल उठता। उन्हें किसी का डर नहीं था। इस तरह के किसी भी आदमी को समाज, परिवार या कानून का डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास इज्जत ओहदे का ऐसा लबादा होता है जिसके नीचे की गंदगी कोई चाह कर भी नहीं देख सकता। ये लोग समाज के ठेकेदार बने घूमते हैं। इनके लिए रिश्ते, संस्कार, सब कुछ सहूलियत की चीज़ें होती हैं जिन्हें ये अपनी ज़रूरत के अनुसार तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। 4 साल बाद एक दिन मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। मैं खुद उनके पास गई और उनसे कहा कि अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो मैं सारी बातें माँ से कह दूंगी। उन्होंने हंसकर मेरी पीठ पर हाथ फिराया और कहा, क्या बताओगी? क्या आपके ताया जी आपको प्यार भी नहीं कर सकते? तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? जाओ, खेलने जाओ। उनकी इस बेफिक्री ने मुझे और बेचैन कर दिया। लिखते लिखते सुजाता के चेहरे पर एक करुणा के भाव आ गए। वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी, कितनी असहाय थी मैं अपनों के बीच। उसने आगे लिखना शुरू किया। माँ, क्या आपको याद है वह दिन जब मैं आपको ताया जी के बारे में बताने आई थी? मैंने आपको सब कुछ बताया था। मुझे आपका दुख आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। आपने मुझे गले से लगा लिया था। कितने दिनों के बाद मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। मुझे लगा कि आप जाकर उस राक्षस से जवाब मांगेंगी कि आखिर उसने आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। पर आपने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। आपने कहा, बेटा, जो भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे ही बीच रहेगा। तुम इस बारे में किसी से भी बात नहीं करोगी। इससे समाज में तुम्हारी और घर की बदनामी होगी। और अगले ही दिन आपने मुझे नानी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। माँ, क्या आपको विश्वास था कि मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगी? मैं तो कमज़ोर थी, असमर्थ, असक्षम थी, पर आप मेरी आस थी। मुझे विश्वास था कि आप जरूर कुछ करेंगी। आप मेरी शक्ति क्यों नहीं बनी माँ? आपने मेरे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको याद है माँ, दूसरे दिन घर से विदा लेते समय दादी ने मुझसे कहा, बेटा, तुमने सबके पैर छुए लेकिन अपने ताया जी के नहीं छुए। जाओ, जाकर ताया जी को प्रणाम करो। उस दिन मैं टूट गई माँ। जिस आदमी ने मेरा बचपन अपने पैरों तले रौंद दिया, मुझे झुककर उनके उन्हीं पैरों को छूना पड़ा। वह विजेता की तरह चौखट के भीतर ही खड़ा रहा और मुझे अपराधी की तरह घर ही छोड़कर अपना जाना पड़ा। मैं आज तक इस ऊहापोह में हूँ माँ कि आखिर मैं कहाँ गलत थी। इतना लिखकर सुजाता ने डायरी और आंखें बंद कर ली। अब ट्रेन की धड़-धड़ की आवाज़ सुजाता के दिल की धड़कनों के साथ कदम ताल कर रही थी। उसकी खीज, उसका गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ था। वह बीती बातों, अपनी पीड़ा को याद कर अपने हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ घृणा ही थी, घिन थी। इतने में स्टेशन आ गया। सामान के साथ अपने मन का बोझ लेकर वह सीधे अस्पताल गई। सब आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। सुजाता ने डिम्पी को अपनी माँ के पास छोड़कर खुद अंदर चली गई।
उसने देखा ताया जी अनगिनत मशीनों के सहारे जिंदा थे। सुजाता की आहट से उनकी आंख खुली। सुजाता ने उनसे कहा, ताया जी, आपको इस हालत में देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। एक विकृत आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक उसी तरह जैसे आपको मुझे पीड़ा देते वक्त होती थी। ताया जी की आंखों से आंसू निकल आए। सुजाता ने कहा, आपके इस पछतावे का न तो इतने सालों के बाद कोई मतलब बनता है और न ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि जिस डर से मैं सालों से भाग रही हूँ उससे आंखें मिलाने आई हूँ, ताकि समय आने पर मैं अपनी बेटी के लिए सबसे लड़ पाऊँ, उसे आप जैसे लोगों से सुरक्षित रख पाऊँ, उसे सिखा सकूँ कि उसे किसी भी प्रकार का अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो नहीं कर पाऊँगी और न ही आज आपके पैर छूऊंगी। इतना कहकर वह बाहर आ गई। अपनी माँ के पास आकर उसने पर्स में से डायरी निकाली और माँ को देते हुए बोली, आप यह डायरी पढ़ना, मैंने आपके लिए ही लिखी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप समझें कि उस समय मेरा दर्द, मेरी पीड़ा समाज, मान, प्रतिष्ठा, घर परिवार सबसे ऊपर थी। उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, चलती हूँ माँ, 2 घंटे में वापसी की ट्रेन है। सुजाता काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, मानो सारा बोझ उतार कर आई हो। ट्रेन में बैठने के बाद उसने डिम्पी से कहा, डिम्पी, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर तो माँ बेटी के सवाल जवाब का सिलसिला रेल की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता ही चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।